स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकोट के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसका भी दोस्तों 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान का पेपर आज की इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा। आज का ये वीडियो से दोस्तों आपका 12 नंबर कोई नहीं छीन सकता। 12 नंबर दोस्तों आज का ये वीडियो से आपका पक्का है, क्योंकि ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। आज का ये वीडियो दोस्तों टोटल आपको 2 नंबरीय प्रश्न देखा जाएगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। और ये 2 नंबरीय प्रश्न है, टोटल में आपको 35 गो बताने वाला हूं और 35 गो में से दोस्तों 8 गो आपका जो है बोर्ड एग्जाम में छप चुका है प्रश्न है, हूबहू आपको देखने को मिलने वाला है। आप 35 को देख लीजिएगा, आपका 8 का 8 प्रश्न दोस्तों आपका जो है एग्जाम में छप चुका है और 8 में से आप 6 गो का उत्तर लिख के आइएगा और 12 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और 12 फरवरी के सोशल साइंस के सामाजिक विज्ञान के पेपर में 2 नंबरीय वाला प्रश्न में 12 नंबर पक्का करके आइएगा, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग जो आपका 3 नंबरी का वीडियो अपलोड कर देंगे और 5 नंबरी का, उसका भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखा है 12 फरवरी सोशल साइंस में 12 नंबर पक्का। जितना भी प्रश्न रहेगा सारा का सारा अति लघु उतरिए, जो कि आपका एग्जाम में तो टोटल 8 गो पूछेगा, लेकिन हम आज की इस वीडियो में 35 गो बताएंगे, जिसमें से आपका एग्जाम में 8 गो पक्का है और आपको 6 गो का उत्तर देना है और 12 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग जब पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक एक प्रश्न को आपके दिमाग में एकदम ठोकते चलेंगे, एकदम साधारण भाषा में। याद करने से आपको मतलब नहीं बनेगा, समझ के आप चल जाएगा, इतना मैं दावा के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है। पशुओं में दोस्तों प्लेग की तरह, एक प्लेग की तरह जो बीमारी फैलता है, किसमें? पशु मतलब कि जानवर में एक बीमारी फैलता है जिसका नाम है प्लेग। और प्लेग की तरह फैलने वाला बीमारी को क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट कहते हैं। लिखा साफ साफ कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बीमारी जो जीव जंतु में होता है, जानवर में होता है, ठीक है, जानवर में, सिर्फ पशु में होता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर कहता है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। भाप इंजन का आविष्कार दोस्तों कौन किया? एकदम एक एक प्रश्न को दोस्तों एकदम घोल करके पी जाइएगा, ठीक है। कहता है थॉमस निकोमेन ने भाप इंजन का आविष्कार किया। कौन? थॉमस निकोमेन किसका आविष्कार किया? भाप इंजन। किसका? भाप इंजन का। चलिए 3 नंबर, भारत में उपजाए जाने वाले किन्हीं 4 रोपण फसलों का नाम बताएं। रोपण फसल बोला है, रोपण मतलब समझते हैं, बीज उज वाला चीज नहीं, सीधा रोपेगा, बीज नहीं होता उसका। रोपण मतलब एक चीज ध्यान रखिए, गौर रखिए, इसका बीज नहीं होता है, इसको रोपते हैं, जैसे कि गन्ना हो गया, ठीक है, उसके बाद केला हो गया आप सभी का, उसके बाद चाय हो गया और आपका कॉफी। तो ये सारा का बीज नहीं होता है, ठीक है, इसको रोपा जाता है, ठीक है, पेड़ पौधा को, तब आपका जो है नया पौधा उपजता है, जिसमें से चाय होता है, चाय का उपज होता है, कॉफी का, गन्ना का और केला का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर लिख लीजिएगा उत्तर में, ठीक है। ऑप्शन नहीं है, यहाँ उत्तर है चाय है, कॉफी है, गन्ना है, केला है। यहाँ पर 4 गो इसका नाम लिख लीजिएगा। चलिए 4 नंबर, खनिज क्या है? खनिज क्या है दोस्तों? मिनरल्स क्या होता है? तो पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर, भूपट्टी माने पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, हमारे लिए उपयोगी होता है, उसे खनिज कहते हैं। जो भी नीचे पृथ्वी के अंदर पाया गया है, ठीक है, जहां आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे हो सकता है कि कुछ जमीन के अंदर कुछ पाया जाए जो कि खनिज है, आपके लिए उपयोगी है, वो भूपट्टी के अंदर वो खनिज को हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है, बस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये प्लस तो आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो भारत में दोस्तों राजनीतिक दलों की जो संख्या है 740 गो, के 740 के 740 के 740। 6 नंबर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? नाम पूछा दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम है कांशीराम। क्या है? कांशीराम। यहां पर लिख लीजिएगा, बेहतरीन तरीका से बता रहे, एक एक प्रश्न एकदम घोल करके पी जाइएगा, ठीक है। 7 नंबर, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? मुद्रा के बारे में हम आपको इतना बारे में बता चुके हैं इसका बारे में कि इसके रिलेटेड आपका एको प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है, चाहे वो 5 नंबर में भी गए, चाहे 3 नंबर में, चाहे 2 नंबर में, आप बना दीजिएगा। मुद्रा बोला दोस्तों, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? विनिमय जानते हैं क्या होता है? आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान। मान के चलिए अगर आप किसी भी चीज को खरीदते हैं, आपको किसका जरूरत होता है? पैसा का। क्या बिना पैसा का सब चीज मिल जाता है? नहीं, पैसा लगता है, उसके बाद आपको सामान मिलता है।
तो बस यही बात है कि मुद्रा का प्रयोग करके ही लोग किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहते हैं। मतलब हम कोई भी चीज दुकान से खरीदते हैं या फिर किसी भी चीज को हम बेचते हैं, उसके लिए पैसा हमको लेना रहता है, उसी को तो मुद्रा कहते हैं। मुद्रा इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में रोज का रोज। ठीक है, चलिए रोज हम लोग दैनिक जीवन में पैसा का आदान प्रदान करते हैं माने वस्तु खरीदने के लिए। चलिए 8 नंबर, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आयात माने सर कर वाला। ठीक है, आयात किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क। कोई भी देश का सीमा हो, मान के चलिए भारत है, इस भारत देश का जो सीमा है उस देश में आयात होगा। किस देश में? भारत में। तो उस पर वस्तु पर जो शुल्क लगता है उसको आयात शुल्क कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आप हो सकता है जीएसटी वीएसटी के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, 9 नंबर, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित की गई? तो भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल दोस्तों 1818 में कोलकाता के समीप पोस्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। प्रथम पूछा है। ठीक है, मुंबई वाला मत रखिएगा 1854 मुंबई, वो गलत हो जाएगा। लिखिएगा 1818 में कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी प्रथम वस्त्र आधुनिक मिल। ठीक है, चलिए आगे 10 नंबर, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखा है। झूम खेती क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। झूम खेती का मतलब दोस्तों जैसे कि मान के चलिए किसान, ये जो जमीन है, ठीक है, ये ए जमीन है, मान के चलिए इस जमीन पर, ए नाम मत दीजिए, ये जो जमीन में है, ठीक है, इस पे वो 10 साल लगातार काम किया। ठीक है, 10 वर्ष इस जमीन पर, इस खेती पर फसल उपजाया, फसल का उत्पादन किया। अब 10 वर्ष के बाद दोस्तों ये जमीन बंजर बन गया। अब ये जो जमीन में इसमें किसी प्रकार का फसल नहीं उपज रहा था, तो अब किसान क्या करेगा? इसको छोड़ देगा। छोड़ने के बाद दूसरा जगह जाएगा जहां पर देखिएगा घास उस एकदम, ठीक है, तो उस क्षेत्र को दोस्तों पूरा साफ सफाई करेगा और वहां पर खेती करने के लिए उपयोगी फसल को ढूंढेगा और खेती करेगा। यानी कि झूम खेती, एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर खेती करने वालों को ही झूम खेती कहते हैं। आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, बंजर भूमि होता है उसको छोड़ करके दूसरा जगह खेती करता है, झूम खेती कहलाता है। 4 राज्यों के नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। आराम से लिख लीजिएगा। चलिए 11, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो दलीय है, ठीक है, तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था। ठीक है, कैसा शासन व्यवस्था? बहुदलीय, जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आता है। भारत जो बहुदलीय शासन व्यवस्था जिसमें दोस्तों क्षेत्रीय दल भी आता है और राष्ट्रीय दल भी आता है, दोनों का दोनों दल आता है। क्षेत्रीय दल जो आपके हित के लिए काम करता है, राष्ट्रीय जो कि पूरा राज्य के लिए काम करता है। तो इस प्रकार से इसका लिख लीजिएगा आंसर। चलिए 12, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ होता है सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता को स्पष्ट जानकारी देना। पारदर्शी, अब समझिए एक शब्द आया हमारा, इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पारदर्शी, पारदर्शी क्या है? ऐसा चीज जो किसी से ना छुपे। ठीक है, किसी से ना छुपे। पारदर्शी मतलब देखिए समझती है कि किसी से ना छुपेगा, वो दिख जाएगा। तो दिखने का मतलब कि जो भी लोकतंत्र में कानून हो रहा है, ठीक है, कानून बन रहा है, अधिकार बना, तो उसको जनता को स्पष्ट जानकारी देना चाहिए। पब्लिक को बताओ कि लोकतंत्र में ये चीज हो रहा है, सरकार इसका है उसका है, ठीक है, ये हो रहा है, वो कानून है, ये लागू है, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। इसी को कहते हैं पारदर्शी। बस जो बोले हैं वो भी लिख दीजिएगा, एक को नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। ठीक है, एक को नंबर नहीं। और सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी महत्वपूर्ण सफल बनाता है। सूचना के माध्यम से पत्रकारिता हो गया, ठीक है, मीडिया वाले हो गया, तो ये सभी जो है लोकतंत्र में और भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 13 नंबर दोस्तों का था मुद्रा के 2 कार्य को लिखें। लिखना, मुद्रा के 2 कार्य निम्नलिखित है। पहला, विनिमय के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि अर्थव्यवस्था की भूमिका निभाती है। तो मुद्रा पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट पे चर्चा करेंगे धन संचय। धन संचय मतलब समझते हैं, बहुत बड़ा रकम को हम लोग किसके रूप में रखते हैं? मतलब आपके पास कितना पैसा है, इसी को तो धन संचय कहते हैं। पैसा को दोस्तों मतलब देखिए कितना आपके पास हैसियत है, ठीक है, तो उसको हम लोग पैसा से मापते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से कहा कि हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रख सकते हैं।
14 नंबर, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है? व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध है जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करने एवं कौन से देश में वस्तु कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए, ठीक है, यह निर्णय करने के लिए करती है। व्यापार अवरोधक, अवरोधक का मतलब होता है रोक लगाना, व्यापार मतलब व्यापार करना, व्यापार पर रोक लगाना, व्यापार पर रोक लगाना एक भाषा में समझिए कि किसी भी वस्तु पर ये सरकार निर्णय करेगी कि ये जो चीज है ये कितना में बिकेगा इंडिया में, ठीक है। ये बात आप इंडिया से लेकर चलिए क्योंकि आप इंडिया के हैं निवासी, तो इंडिया में कितना जो पैसा में ये बिकेगा उसका वो जो निर्णय करती है, बस इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। 15, रिंडर पेस्ट क्या है? अभी हम आपको बताए हैं रिंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है जो कि जानवर में प्लेग की तरह बीमारी फैलता है, रिंडर पेस्ट कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए 16, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति मतलब कल कारखाने वाली जो क्रांति हुआ था संबंधित, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में उसके बीच में जो है क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुआ। चलिए 17, घर में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधन का नाम बताएं। तो घर में जो उपयोग किया जाता है कोयला का उपयोग करते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लकड़ी का उपले मतलब गोईठा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चारों चीज है इसका चारों चीज हम लोग जो घर में जो ईंधन के रूप में करते हैं, ऊर्जा के रूप में करते हैं, खाना पकाने के रूप में करते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है? याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, ठीक है, जिसके संस्थापक M.O. ह्यूम है, M.O. ह्यूम, ठीक है। चलिए आगे 19, लोकतंत्र की दो चुनौतियां को लिखे। लोकतंत्र का दो चुनौती क्या है, ठीक है। लोकतंत्र की दो चुनौतियां प्रमुख है, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। जनसंख्या में वृद्धि होने से दोस्तों क्या होता है, लोकतंत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अशिक्षा के कारण दोस्तों लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए, आराम से समझे, ठीक है। मान के चलिए पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण दोस्तों चुनौती देखने को मिलेगा। अशिक्षा जो है ज्यादा हो गया तो उस देश में लोकतंत्र को समझने का जो प्रयास कोई नहीं करेगा और इस कारण से इधर से उधर भागीदारी इसमें लेते रहेगा, ठीक है। चलिए 20, मुद्रा को परिभाषित करें। हम नहीं करेंगे, ये जो प्रश्न है ना मुद्रा से रिलेटेड छप चुका है, ठीक है, चाहे 5 नंबर में हो, चाहे 3 नंबर में हो, चाहे 2 नंबर में हो, छप चुका है, ठीक है। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिसमें दैनिक जीवन में क्रय विक्रय की क्रियाएं होती है। मुद्रा से रिलेटेड तो अगर प्रश्न छोड़ के आते तो दोस्तों आप सभी को हम समझा देंगे इतना तरीका से कि आप समझ सकते हैं, ठीक है, छोड़ के मत आइएगा। चलिए 21, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देने, उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा। उदारीकरण क्या होता है सर? उदारीकरण मतलब देखिए ऐसा चीज, इसको छोड़ दीजिए, इसको हम नहीं देखते क्या लिखा, हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। ऐसा चीज जो क्या करे, हम उसको नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ हमको इकोनॉमिक्स में बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक्स में वृद्धि हो, रोजगार की वृद्धि बने, आर्थिक दृष्टि से हम आगे चले, बस। तो यहां पर आपसे यही बोला है कि ऐसा चीज में ढील दे दो जो कि आपको विकास करने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आलस में ढील दे दीजिए, ठीक है, उसको हटा दीजिए आलस को, तो आपको विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इतना समझ रखिए उदारीकरण। अब इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा, एग्जाम में लिख के आइएगा। चलिए 22, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड दोस्तों कारों के एक बहुत बड़े निर्माता थे, एक शब्द में। चलिए 23, औद्योगिक क्रांति से अब क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति वही औद्योगिक कल कारखाने से लेकर, औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन करे। इस क्रांति का श्रृंखला इंग्लैंड से हुआ और औद्योगिक क्रांति जो प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ, अभी हम लोग देखे थे, ठीक। चलिए 24, क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय दल क्या है दोस्तों? ऐसे राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है, क्षेत्रीय दल कहलाता है। इसके कार्य करने का दायरा सीमित होता है। हम बताए थे ना अभी, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल बोले ना जो अपने क्षेत्र के हित के लिए काम करेगा, छोटा में, क्योंकि इसका सीमित होता है। जैसे नवीकरणीय पढ़े है ना कि सीमित भंडार असीमित भंडार, तो उसी प्रकार से जो क्षेत्रीय है इसका सीमित भंडार होता है, कार्य करने के दायरा बहुत ही कम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र को ही देखता है, पूरा राज्य को नहीं देखता, राज्य को राष्ट्रीय दल देखता है, ठीक है। चलिए 25, खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ दोस्तों, खरीफ माने एक चीज रखिए, खरीफ माने करिया,
खरीफ माने करिया, ठीक है। चलिए एक आप छोटा सा याद रखिएगा, ठीक है, हम अपने से बोले, ठीक है। खरीफ माने करिया, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो खरीफ फसल है ये जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है, ठीक है, जून और जुलाई। अब दोस्तों जून और जुलाई का जो महीना होता है, ठीक है, मंथ होता है, इतना दर्दनाक गर्मी वाला मंथ होता है कि सब चीज एकदम पसीना पसीना कर देता है, ठीक है। धूपा में रोड पे निकलने का मन नहीं करता, आदमी करिया हो जाता है धूप के मारे। तो ऐसा याद रखिए खरीफ फसल एक करिया है जो कि जून जुलाई में होता है, यानी कि जून जुलाई में बोया जाता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, एकदम मस्त बता दिए, ठीक है। ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, खरीफ फसल कहता है। उदाहरण मांगेगा ना तो धान दीजिएगा, ठीक है, चावल मत लिखिएगा, चावल से अच्छा है धान, धान से ही तो चावल बनता है और चावल से आपका क्या बनता है, तो चावल यानी कि जिसको लोग भात कहते हैं। चलिए आगे 26, नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है। सर भारत तो बताइए ना, काहे नेपाल देगा, नहीं लिखिएगा, लिखना पड़ेगा। तो नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 227 नंबर कहता है विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो विदेशी निवेश से क्या होता है, अगर आप शब्द को पकड़े तो यहीं पर आपका उत्तर उगलेगा कि विदेशी शब्द आता है विदेशी, विदेशी माने अपना देश वाला नहीं, और निवेश है वो शब्द है, निवेश माने रहता है, दूसरा देश के लोग अपना देश में आएगा, विदेशी निवेश कहलाएगा। इतना भी लिख दीजिए कि जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है, विदेशी निवेश कहलाता है। चाहे कंपनी में निवेश करे, चाहे हमारा देश में निवेश करे, विदेशी निवेश कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक है, चाहे अमेरिका से आए, चाहे साउथ अफ्रीका से आए, ठीक है। चलिए 28 उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। फिर से वही बात सर, उदारीकरण का मतलब होता है ऐसा नियंत्रण में ढील देने, उन्हें हटा लेने जिससे आर्थिक विकास को सहायता मिले। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लिख लीजिए, मोस्ट VVVI इम्पोर्टेंट छप चुका है, ठीक है, इससे आगे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा। सबसे पहला जो विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था सर जी, 1914 से 1918। तो 1914 से 1918 में जो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार चला दोस्तों, वर्ल्ड वार, और वर्ल्ड वार चला तो क्या रोटी यहां पर क्या हुआ, तो वर्ल्ड वार चला तो क्या 2-4 पैसा का नुकसान हुआ, नहीं 2-4 पैसा का नुकसान नहीं हुआ, इमारतें गिराया गया, सैनिक मारा गया, देश में क्षति पहुंचा, लोग मारे गए। तो यहां पर बहुत ही आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। आर्थिक को लेकर दोस्तों पूरा एकदम शरीर से, ठीक है, यानी कि जो भी चीज हो सकता है युद्ध में देखते हैं कि इतना मारामारी हो जाता है कि सब चीज बेकार, सब चीज इधर से उधर तहस नहस। वही लिखे प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा, ठीक है। सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 30 नंबर जोबर कौन होता है, लिखिए जोबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता है जो अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। जोबर शब्द से याद रखिए जॉब, जोबर जो है दोस्तों यहाँ याद रखिएगा जॉब, इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जोबर माने हम लोग कहते हैं जॉब माने कि ऐसा लोग जो गांव में जॉब नहीं पा सकता है, वो उसको शहर आना ही आना पड़ता है। अब जब शहर आएगा तो उसको जॉब मिल जाएगा, बस इतना याद रखिएगा जोबर से जॉब। अब जोबर से जॉब याद रखिएगा तो मतलब कि जोबर एक व्यक्ति था, बस इसको एक छोटा सा सेंटेंस रखिएगा, जो गांव से लोगों को लाता था, शहर में बसने के लिए सहायता करता था, जिससे लोगों को सहायता मिलता था जॉब में, रोजी रोटी में, बस याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखें। 31 जीवाश्म ऊर्जा किसे कहते हैं। जीवाश्म मतलब जो जलता है, तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। ये भी लिखने वाला सवाल है, हाँ सर। चलिए 32 कुछ और दोस्तों प्रश्न बचा है, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इतना महीने से वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए, एक प्रश्न को दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझाते हैं, ठीक है। किसी 2 राजनीतिक राष्ट्रीय दल का नाम बताएं, लिख दीजिएगा बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बोलते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, और भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, ठीक है। चलिए बस इसको याद रखिएगा। 23 नंबर दोस्तों 33 नंबर कहता है राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। उत्तर राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदार और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिसके कई बार अनुभवी लोग जो है ऊंचे ऊंचे पद पर आ जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो हेमंत सोरेन था वो कांग्रेस का पार्टी था, INC था। तो ये जो क्या किया ना, जब जेल जाने लगा था, ठीक है,
तो कह रहा था कि हम अपने वाइफ को क्या करेंगे, तो सत्ता पर बैठाएंगे, मुख्यमंत्री को बनाएंगे, ठीक है, सीएम बनाएंगे। लेकिन सीएम ऐरा गैरा को नहीं बनाया जाता, ठीक है। जिसको कुछ भी ज्ञात नहीं है राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, उसको नहीं कुछ बनाया जाता है। तब दोस्तों आपका चंपाई सोरेन को बनाया गया सीएम। मतलब यही बात लिखा है कि अनुभवी इन लोग ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, राजनीतिक दल में कोई उतर जाता है तब। जैसे कि हेमंत सोरेन जबरदस्ती कर हम वाइफ को ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए 34 नंबर 35 नंबर दो और प्रश्न है। वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है, तो वाणिज्यिक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है और व्यवसाय के लिए ऋण देती है। लोग से क्या लिया, धन जमा लिया। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, परिवार है, ठीक है, उसके पास ज्यादा पैसा तो बैंक में जमा कर दिया। और आप ही का एक कोई दोस्त है जो किसान है, उसको बीज के लिए, फसल के लिए ऋण लेना, ठीक है, पैसा चाहिए तो वो बैंक से जाकर ऋण ले लेगा। बस यही तो एक बात लिखना है, और क्या लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 35 नंबर वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और ये जो आपका 35 का जो प्रश्न, अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, जैकबोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस 12 फरवरी सोशल साइंस, ठीक है, पीडीएफ, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहते हैं, बस लिख लीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आपका 12 नंबर कोई नहीं छीन सकता, 12 नंबर पक्का है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक एक प्रश्न को समझा चुके।